Okay, now we are starting the revision of chapter number 11, that is Indian Evidence Act. चैप्टर नंबर 11 इंडियन एविडेंस एक्ट. वेटेज वही कंसिस्टेंटली 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ रहे हैं और डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं है ऐसे कंपैरेटिवली. ये आईपीसी सीआरपीसी से छोटा है चैप्टर, लेकिन कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है. कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल है वैसे, लेकिन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. मतलब हमें यहाँ पे राइटिंग स्किल्स को बहुत ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है पर इलस्ट्रेशन बहुत ज्यादा दे रखे हैं. अब कई बार एग्जाम में आपको भी एग्जांपल्स पूछ लेगा, इलस्ट्रेशन पूछ लेगा कि विद इलस्ट्रेशन इस चीज को एक्सप्लेन करो. तो कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है. हम ट्राई करेंगे कि रिवीजन में भी इसको प्रॉपरली कवर कर सके ताकि हम एग्जाम में और अच्छा कर पाए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. सबसे पहले लॉ के टाइप, सब्टेंटिव और प्रोसीजरल. सब्टेंटिव मतलब जिसमें क्या हो, राइट या लाइबिलिटीज को डिटरमाइन किया जाता है, जैसे आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, ये सारे क्या है, सब्टेंटिव. प्रोसीजरल जिसमें प्रोसीजर बताया गया हो कैसे उन राइट्स या लाइबिलिटीज को एनफोर्स कराना है, जैसे सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, लिमिटेशन. तो एविडेंस एक्ट इज ऑल्सो अ प्रोसीजरल लॉ, नॉट अ सब्टेंटिव लॉ. कि जब भी एविडेंसेस कोर्ट में आएंगे तो हाउ दे आर एक्सेप्टेड, कैसे कैसे काम चलेगा, वो सारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट. तो रेट्रोस्पेक्टिव जो पुरानी डेट से लागू हो जाए, प्रोस्पेक्टिव मतलब जो आगे से लागू हो. तो कभी भी ये याद रखना, सब्टेंटिव लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं आता है, जबकि जो हमारा प्रोसीजरल लॉ होता है उसमें आपका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आ सकता है. तो सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट वगैरह में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन आईपीसी में कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं आएगा. मतलब जिस डेट पे क्राइम हुआ उसी डेट के अकॉर्डिंग हम जज करेंगे. इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है? एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लीगल सिस्टम का, और एविडेंसेस को हम सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में यूज करते हैं. एनीथिंग और आर्टिकल जो भी प्रेजेंट होता है कोर्ट के सामने वो क्या बन जाता है, एविडेंस बन जाता है, अगर वो क्या हो, रेलेवेंट हो. क्या करे, प्रूव करे या डिसअप्रूव करे किसी भी फैक्ट को. तो सबसे पहले तो हमें दो तीन चीजें समझनी है. फैक्ट क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है, और रेलेवेंट फैक्ट क्या है, और एविडेंस किस चीज को कहते हैं. तो सबसे पहले ये चीज समझो, कोई भी घटना होती है तो उसकी जो कहानी हम कोर्ट में बताते हैं दैट इज फैक्ट. फैक्ट इन इशू क्या है? जब भी कोई केस कोर्ट में आता है तो जो चीज पहले दिन से कोर्ट को पता होती है, जिस पे केस बेस्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फैक्ट इन इशू. तो क्या सारे फैक्ट कोर्ट में एविडेंस बन जाते हैं? नो, ओनली दोज फैक्ट दैट आर रेलेवेंट बिकम एविडेंस इन कोर्ट, वो ही एविडेंस बन पाएंगे. तो इस तरह से आप तीनों का डिफरेंस समझ सकते हो. तो फैक्ट को एविडेंस बनने के लिए सहारा किसका चाहिए, रेलेवेंसी का. और फैक्ट इन इशू एकदम अलग चीज है, जिसपे केस बेस्ड होता है, जो मेन घटना होती है उसको हम कहते हैं फैक्ट इन इशू. अब देखो, इस एक्ट में टोटल 3 पार्ट है और चैप्टर्स कितने हैं, 11. उनमें इस तरह से सेक्शंस में डिवीजन किया हुआ है, पर हमें इस पे फोकस नहीं करना. हमें तो वो ही पढ़ना है जो आईसीएसआई ने हमें दिया हुआ है सिलेबस में. सबसे पहले टाइप ऑफ एविडेंस, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसमें से भी क्वेश्चन आता है. सबसे पहले ओरल एविडेंस. देखो, जब भी हम बोल के कोर्ट में कुछ कहेंगे दैट विल बी कंसीडर्ड एज ओरल एविडेंस, और ओरल एविडेंस हमेशा डायरेक्ट ही होता है. मतलब यहाँ पे हियरसे से काम नहीं चलाया जाएगा. अब ओरल एविडेंस जब हम डिफाइन करते हैं तो हम अपने आप रूल अगेंस्ट हियरसे बना देते हैं. इंप्लाइड है, एक्सप्रेस्ड नहीं है. देखो, अब मैंने जैसे बोला कि मैं कोई चीज कोर्ट में जाके बोलता हूं तो वो क्या कहलाएगी, ओरल एविडेंस. बट व्हाट अबाउट दोज हु आर नॉट एबल टू स्पीक? तो जो स्पीक नहीं कर सकते उनके लिए फिर वो ओरल, अगर साइन लैंग्वेज से उन्होंने बताया और राइट डाउन कर लिया गया तो वो मान लिया जाएगा कि ओरल एविडेंस उनका हो जाएगा. डायरेक्ट एविडेंस, ओरल हमेशा डायरेक्ट ही होता है. डायरेक्ट एविडेंस मतलब जो भी सारी चीजें फैक्ट इन इशू से रिलेटेड हो, जो चीज पहले दिन से कोर्ट में पता थी उससे रिलेटेड चीजें आएगी तो वो क्या होगी, डायरेक्ट एविडेंस बन जाएगी. अब इन्होंने कहा डायरेक्ट का मतलब क्या होना चाहिए, आपने खुद ने देखा होगा. तो 4 वर्ड है, सी, हियर, परसीव और ओपिनियन. ये 4 वर्ड याद रख लो, ये डायरेक्ट में जरूर से लिख के आने एग्जाम में, कि जो चीज मैंने खुद ने देखी, जो चीज मैंने खुद ने सुनी, या जो चीज मैंने परसीव की खुद से, मुझे लगा, या मेरा खुद का ओपिनियन, तभी वो क्या होगा, डायरेक्ट एविडेंस होगा. और दूसरा रूल इसने बना दिया, रूल अगेंस्ट हियरसे.
क्योंकि हियर से क्या है, इनडायरेक्ट वे में माना जाएगा। इसको हम कहेंगे सुनी सुनाई बात। जैसे मुझे मेरे नौकर ने बताया कि शर्मा जी ने वर्मा जी को मारा है, मुझे मेरे नौकर ने बताया कि शर्मा जी ने वर्मा जी को मारा है। मैं कोर्ट में जाके बोलता हूं कि शर्मा जी ने वर्मा जी को मारा है, कोर्ट कहेगा हु आर यू, क्या तुमने ये सुना या तुमने देखा? नहीं नहीं, मेरे नौकर ने मुझे बुलाया। तो आई एम नॉट डायरेक्ट एविडेंस, आई एम हियरसे एविडेंस। तो कोर्ट इस चीज को नहीं चलाता है। हाँ, बाद में हम इसके कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे कि कहां पे हियरसे से काम चलाया जाएगा, लेकिन नॉर्मली हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस एज पर एविडेंस एक्ट। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो भी चीज या डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए इंस्पेक्शन के लिए किसी केस में, तो वो क्या बनता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब डॉक्यूमेंट में दो कैटेगरी आती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब बेस्ट एविडेंस, मतलब ओरिजिनल चीज जब कोर्ट में जाएगी तो हम उसको कहेंगे बेस्ट एविडेंस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तुमने दे दिया तो दैट इज प्राइमरी एविडेंस। तो यहाँ पे हम कहेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। सेकेंडरी एविडेंस मतलब फोटोकॉपी, भाई दिख ही रही है फोटोकॉपी है, तो ये बेस्ट एविडेंस तो नहीं हो सकता, पर इन द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी एविडेंस इट कैन बी कंसीडर्ड। इसको हम कंसीडर कर लेंगे कि चलो ठीक है, तुम्हारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम सेकेंडरी दे दो। तो सेकेंडरी मतलब जिसको एंश्योर करा हो एक्यूरेसी से कि तुम्हें पता है कि पूरा सही है, तो तुम उसको भी दे सकते हो। अब सेकेंडरी में सर्टिफाइड कॉपीज हो सकती है, कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल मैकेनिकल प्रोसेस हो सकती है, कंपेयर्ड कॉपीज हो सकती है, या फिर काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भी सेकेंडरी माने जाएंगे, ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स भी क्या माने जाएंगे, सेकेंडरी माने जाएंगे। तो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है, देखो जैसे मैंने फोटो खींची किसी चीज की, तो वो क्या होगी, प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था लेकिन मैंने फोटो खींच के दे दी, तो फोटो भी क्या मानी जाएगी, सेकेंडरी। मैंने जीरोक्स करवा के किसी चीज की दी, दो हुई ओरिजिनल से है लेकिन जीरोक्स गई है ना, तो दैट इज सेकेंडरी। तो सेकेंडरी मतलब ओरिजिनल नहीं होना और प्राइमरी मतलब ओरिजिनल होना। अब बात करते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को हम प्रिजम्पटिव या इनडायरेक्ट एविडेंसेस भी कहते हैं, या फिर कई बार आम भाषा में हम सराउंडिंग एविडेंसेस भी कहते थे। देखो हर केस में हमें डायरेक्ट एविडेंसेस मिले, इतने भाग्यशाली हम होते नहीं या कोर्ट नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, उन केसेस में क्या करेंगे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पे चीजों को प्रूव करेंगे। तो उन एविडेंसेस को हम क्या कह देंगे, सर्कमस्टेंशियल। तो ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से नहीं आए, ये इवेंट और सर्कमस्टेंसेस जो सराउंड कर रहे हैं उनसे हमें पाए गए हैं। अब आती है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। अब इस पूरे चैप्टर में हम बात ही रेलेवेंसी से रिलेटेड करेंगे। सेक्शन 6 to 55 ऑफ द एक्ट आर रिलेटेड टू रेलेवेंसी ओनली। अब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है। प्राइमरी मतलब ओरिजिनल, सेकेंडरी मतलब फोटोकॉपी। 62 और 63 दोनों के लिए सेक्शन है। बेस्ट एविडेंस है, ये बेस्ट एविडेंस नहीं है, थोड़ा सा इंफीरियर माना जाएगा। नो नोटिस इज रिक्वायर्ड बिफोर गिविंग, लेकिन यहां पे नोटिस देना पड़ेगा कोर्ट को कि ओरिजिनल नहीं है तो भाई मैं फोटोकॉपी दूंगा। वैल्यू ऑफ प्राइमरी एविडेंस इज हाईएस्ट, सेकेंडरी की कम होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी। डायरेक्ट और हियरसे में क्या डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, यहीं से पढ़ लेना, हियरसे वैसे ज्यादा नहीं दिया हुआ है चैप्टर में। डायरेक्ट जो हम खुद के परसेप्शन पे दें, हियरसे जो हम कहीं और से डिराइव करके दें। सोर्स डायरेक्ट एविडेंस का मैं खुद हूं, जबकि हियरसे में सोर्स में खुद नहीं हूं। डायरेक्ट रेलेवेंट है, एडमिसिबल है, इनडायरेक्ट या हियरसे नॉट एडमिसिबल। लायबिलिटी ऑफ वेरासिटी उस पर्सन की होगी जिसकी बयान है, तो वेरासिटी मतलब सच्चाई, तो सच्चाई की गारंटी मैं खुद लूंगा क्योंकि मैंने खुद ने सुनाया देखा है। यहाँ पे वेरासिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं ले पाएगा क्योंकि वो सोर्स है ही नहीं। डायरेक्ट एविडेंस देने वाले का क्रॉस एग्जामिनेशन पॉसिबल है, जबकि हियरसे देने वाले का क्रॉस एग्जामिनेशन इज नॉट पॉसिबल। अब देखो फैक्ट क्या है, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स विद ईच अदर और मेंटल कंडीशन ऑफ अ पर्सन। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि फिजिकल और मेंटल दो टाइप्स के फैक्ट होते हैं, तो दोनों को एक्सप्लेन करो विथ एग्जांपल। तो फिजिकल में आता है स्टेट ऑफ थिंग या रिलेशन ऑफ थिंग्स, और मेंटल में आता है स्टेट ऑफ माइंड। तो अब देखो इसके इलस्ट्रेशंस, ऊपर के 3 किसके हैं, फिजिकल के, और 2 किसके हैं, मेंटल के। देखो सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अगर किसी प्लेस पे अरेंज हो किसी ऑर्डर में, तो वो क्या है, फिजिकल फैक्ट। किसी ने कुछ सुना किसी के बारे में, तो उसने सुन लिया ना, तो वो क्या बन गया, फिजिकल फैक्ट। किसी मैन ने कुछ सर्टेन वर्ड्स कहे, ये भी क्या है, फिजिकल फैक्ट। लेकिन किसी का ओपिनियन, किसी का इंटेंशन गुड फेथ में है या फ्रॉडुलेंटली, ये सारा क्या है, मेंटल स्टेट। कब फिजिकल बनेगा, जब मुंह से बोल के कह दिया जाएगा। तो मन की बातें सारी क्या, मेंटल स्टेट। जब भी चीजें बाहर निकल जाए तो दैट बिकम्स फिजिकल। सर्टेन रेपुटेशन है किसी की, तो किसी को दिख रही है
इज इट अ फिजिकल? नो, इट इज साइकोलॉजिकल और मेंटल स्टेट। तो जो वो सारी चीजें जो दिखती नहीं है सामने से या बोली नहीं जाती है, वो सारी किस में आएंगी? मेंटल में। और जो दिख रही है या बोली गई है वो सब किस में आएगी? फिजिकल में। A is tried for the murder of B by beating him with a club with the intention of causing his death. At A's trial, the following fact are in issue. अभी मैंने fact in issue आपको बताया था। fact in issue मतलब वो सारी चीजें जो कोर्ट को फर्स्ट डे से पता हो। तो यहाँ पे A ने B को क्लब से मारा, भाई दिख ही रहा है सबको, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई, पता है। इंटेंशन था, भाई इतना क्लब से कौन मारता है, कौन बेसबॉल बैट से इतना मारेगा, मार रहा है तो इसका मतलब इंटेंशन भी था। तो ये सारे क्या बन जाएंगे? फैक्ट इन इशू बन जाएंगे। अब देखो, अगर मान लो किसी ने किसी पे केस किया और पहली हियरिंग में वो बॉन्ड नहीं ला पाया जिस बॉन्ड पे वो रिलाई कर रहा था उस पर्टिकुलर केस में, तो ये कहता है कि पहली हियरिंग में नहीं लाया तो आगे केस बढ़ाएंगे कैसे? बिना उसके नहीं बढ़ाया जा सकता। तो मतलब एविडेंस के अभाव में कई बार केस डिसमिस भी हो सकता है। तो अगर आप लेके आते हो तो केस आगे बढ़ेगा, अदर देन दैट केस आगे नहीं बढ़ेगा। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड एविडेंस। अभी मैंने वैसे क्लियर कर दिया, बट एक बार फिर भी डिटेल में देख लो कि ये डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। फैक्ट मतलब मेंटल और फिजिकल दो तरीके के हो सकते हैं, अभी डिस्कस किया। एविडेंस मतलब दो तरीके के हो सकते हैं ये भी, या तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे या फिर क्या होंगे? डायरेक्ट एविडेंस होंगे, इनडायरेक्ट एविडेंस होंगे। तो एविडेंस के अलग टाइप्स है और फैक्ट के अलग टाइप्स है। फैक्ट जिनकी एग्जिस्टेंस का एक पर्सन को आइडिया हो, एविडेंस जो कि लाए जाते हैं कोर्ट में किसी चीज को प्रूव करने के लिए, वो सब क्या होंगे? एविडेंस। फैक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं, जबकि एविडेंस ओरल या डॉक्यूमेंट्री हो सकते हैं। फिजिकल या साइकोलॉजिकल, फैक्ट फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों हो सकते हैं। एविडेंस सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ही हो सकता है, साइकोलॉजिकल नहीं हो सकता। इसका मतलब जो भी चीजें साइकोलॉजिकल है जब बोली जाएंगी तभी एविडेंस बनेगी, मन की बातें कोई नहीं पढ़ पाएगा। डिपेंडेबिलिटी, ऑल फैक्ट्स आर नॉट एविडेंस, पर एविडेंस जितने भी होंगे वो किसी न किसी तरीके से फैक्ट तो है ही। फैक्ट को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो, फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट। रेलेवेंट फैक्ट क्या है? एक फैक्ट दूसरे से रेलेवेंट तब कहा जाएगा जब वो उससे रिलेटेड हो किसी न किसी तरीके से। तो रेलेवेंसी मींस रिलेशन ऑफ एनीथिंग विद द अदर थिंग। इन केस डायरेक्ट एविडेंस इज नॉट अवेलेबल, तो हम किससे प्रूव करते हैं? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से। तो वो सर्कमस्टेंशियल भी क्या बन जाते हैं? रेलेवेंट फैक्ट बन जाते हैं। तो देखो, जब डायरेक्ट एविडेंस आया तो वो तो पक्का रेलेवेंट है, लेकिन इनडायरेक्ट आया तो यू नीड टू जज व्हाई इट इज रेलेवेंट, क्यों ये रेलेवेंट बन रहा है। अब बात करते हैं लीगल और लॉजिकल रेलेवेंसी। भाई देखो, लॉजिकल चीजें लीगल हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन लीगल चीजों का लॉजिकल होना बहुत जरूरी है। तो कई बार चीजें लॉजिकल तो होती है पर वो लीगल नहीं बन पाती है, तो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है। लॉजिक क्या कहता है? जैसे आपने किसी इंसान को कहीं से भागते हुए देखा और बाद में तुम्हें पता चला वहां खून हुआ था, तुम लॉजिक क्या लगाओगे? इस इंसान ने उसको मारा है, तो दिस इज ओनली लॉजिकल रेलेवेंसी, तो ये कोर्ट में चलेगी नहीं। पर हाँ, लीगली भी इसको प्रूव कर दिया जाए, उस पर्सन के फिंगरप्रिंट भी वहां पे मिल जाए, तो दैट इज लीगल रेलेवेंसी एंड दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर कोर्ट। तो हम क्या कहेंगे, कोर्ट जब भी किसी केस को लेता है तो वो लॉजिकल रेलेवेंसी से ज्यादा किस पे फोकस करता है? लीगल रेलेवेंसी पे। और जो चीजें लीगल है वो ऑलरेडी लॉजिकल तो है ही है। पर कई बार चीजें लीगली रेलेवेंट होने के बाद भी कोर्ट उसको एडमिट नहीं करता है, तो ये लीगल रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट। ए फैक्ट में भी लीगली रेलेवेंट, फिर भी उसका रिसेप्शन प्रोहिबिटेड है क्योंकि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है या और भी कोई ग्राउंड्स हो सकते हैं। मतलब दो द थिंग्स आर लीगल, रेलेवेंसी है उनकी, लीगली रेलेवेंट है, बट स्टिल कोर्ट डिसाइड करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं इन शॉर्ट कि लॉजिकल रेलेवेंसी से ज्यादा अच्छी लीगल रेलेवेंसी, पर लीगल रेलेवेंसी भी एक्सेप्टेबल ये है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। तो देखो, फैक्ट अगर लॉजिकल है तो वो क्या होगा? पक्का लीगल भी होगा, और लीगल होगा तो क्या बन जाएगा? एविडेंस, और एविडेंस होगा तो क्या हो जाएगा? कोर्ट में एडमिट भी हो जाएगा। अब बात करते हैं फैक्ट इन इशू की। फैक्ट इन इशू क्या है? जो भी सारी चीजें किससे रिलेटेड हो? केस से रिलेटेड हो, जो मेन मुद्दा हो, दैट इज फैक्ट इन इशू। जैसे कि ए इज अक्यूज्ड फॉर द मर्डर ऑफ बी, A caused B's death, A intended to cause B's death, A had received grave and sudden provocation from B at the time of doing the death by reason of unsoundness of mind incapable of knowing its nature। तो ये सारी चीजें फर्स्ट डे से कोर्ट में पता थी, तो ये सब क्या कहलाएगी? फैक्ट इन इशू। अब हम क्या करेंगे? फैक्ट इन इशू से रिलेटेड सारी चीजें लाएंगे एज एविडेंस, ताकि हम उसको प्रूव या डिसअप्रूव कर सके। जैसे कि पर्सन अनसाउंड माइंड का था या नहीं था, मैं अगर उसकी मेडिकल रिपोर्ट दिखा दूं
तो ये अपने आप से प्रूव हो जाएगा कि ये पक्का अनसाउंड माइंड का था। तो यहाँ पे फैक्ट इन इश्यू मतलब ऐसा नहीं है कि वो चीज एडमिट हो गई है कोर्ट में, वो सारी कहानी बनाई गई है फर्स्ट डे में कि भाई ये मुद्दे हैं, इनको सुलझाना है, तो या तो प्रूव करो या डिसअप्रूव करो। तो प्रूव और डिसअप्रूव के लिए हमें क्या लाने पड़ेंगे, एविडेंसेस लाने पड़ेंगे। फैक्ट इन इशू एंड इश्यूज ऑफ फैक्ट जनरल सी चीज है, जब भी हम एविडेंस एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, फैक्ट इन इशू एज पर एविडेंस एक्ट। लेकिन हम अगर सिविल केसेस में नॉर्मली बात करें तो हम इश्यूज ऑफ फैक्ट कहते हैं। मतलब इश्यूज ऑफ फैक्ट बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन जब केस बनेगा तो वो किस पे बनेगा, फैक्ट इन इशू पे। तो कहानी लंबी नहीं चलेगी, हमें क्या करना है, फैक्ट इन इशू में समराइज उसको करना है। तो हमारे जितने भी मैटर्स थे दोज आर नोन एज इश्यूज ऑफ फैक्ट, लेकिन जब उस पे केस बना तो फैक्ट इन इशू वो कहलाएगा, और उसी के लिए हमें क्या लाने पड़ेंगे, एविडेंसेस लाने पड़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रेलिवेंट फैक्ट, यहाँ से आपका चैप्टर पेस पकड़ेगा कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट कनेक्टेड विद द फैक्ट टू बी प्रूव्ड, रेस गेस्टे इसको कहते हैं हम। रेस गेस्टे क्या है कि if the things are forming part of the same transaction and they are so much connected with each other that they cannot be separated, तो हम उसको क्या कहते हैं, रेस गेस्टे का इफेक्ट। और वो चीजें कनेक्शन की वजह से रेलिवेंट बन जाती है, दो दे आर नॉट डायरेक्टली इन द केस but due to the part of a same transaction they became relevant in that particular case। हम सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे। The question is whether certain goods ordered from B were delivered to A, the goods were delivered to several intermediate persons successively, each delivery is a relevant fact। A ने B को कुछ गुड्स डिलीवर किए, बीच में बहुत सारे लोगों को डिलीवर हुए, तो अब दो ट्रांजेक्शन किसके बीच का था, ए और बी का, पर बीच वाले लोग भी इंक्लूड हो गए क्योंकि वो क्या थे, इस ट्रांजेक्शन का पार्ट थे। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इस यहां से इसको याद कर सकते हो कि दो नॉट इन इशू, फैक्ट इशू में नहीं थे, बट कनेक्टेड ऐसे हैं कि पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन और इसीलिए रेलेवेंट बन जाते हैं। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट जो आप मार्क याद रख सकते हो वो है ये बाईस्टैंडर्स वाला, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। ए इज अक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। ए और बी ने के बीच में क्या कहा सुनी, क्या मैटर हुआ, जो भी लोगों ने खड़े होके वहां पे ऑब्जर्व किया वो सारा रेलेवेंट बन जाएगा। पर याद रखना इसमें बाईस्टैंडर्स कौन होंगे, जो घटना के वक्त मौजूद थे वो लोग नहीं जो घटना होने के बाद आए हो। तो ये इस तरह से ट्रांजेक्शन का पार्ट माने जा सकते हैं। ए पे आरोप लगा कि उसने वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किया है। बहुत सारी जगहों पे ऐसे हमें एविडेंसेस मिले, ए कहीं भी मौजूद नहीं था पर वो रिलेटेड ट्रांजेक्शन थी इसलिए ए को लायबल माना जाएगा। ए ने बी पे केस किया कि एक लेटर में कुछ लायबल है उसके खिलाफ, लायबल मतलब डिफेमेटरी स्टेटमेंट परमानेंट नेचर में, तो उन्होंने एक दूसरे को 20 लेटर लिखे। अब डिफेमेटरी स्टेटमेंट तो एक मैटर में है, एक ही लेटर में है, लेकिन हमें सारे लेटर्स को देखना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि पहले इसने भी कुछ कहा हो, तभी इसने बदले में इसको कुछ दो बातें सुनाई हो, तो हमें इसको पूरे को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये ही क्या कहलाता है, रेस गेस्टे का इफेक्ट। दूसरा सेक्शन आता है 7, फैक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द ओकेशन, इफेक्ट और अपॉर्चुनिटी और स्टेट ऑफ थिंग्स फॉर अकरेंस ऑफ अ फैक्ट टू बी प्रूव्ड वेदर इट इज बी ए फैक्ट और अनदर रेलेवेंट फैक्ट। देखो खुद से ये फैक्ट नहीं है, सिर्फ क्या है, ओकेशन, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी या स्टेट ऑफ थिंग्स है। जैसे कि यहाँ पे इलस्ट्रेशन से ही समझ में आएगा, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, ए ने बी को रोब किया या नहीं, ये क्वेश्चन है। तो मतलब थोड़ी देर पहले बी मेले में गया था और उसने लोगों के सामने शो ऑफ किया कि मेरे पास इतना पैसा, ये है वो है वो है, तो इसका मतलब हो सकता है ए भी वहां मौजूद हो, उसने ऐसा कर लिया हो। तो ये क्या था, अवसर था उसके लिए क्योंकि उसने खुद से दिखाया। क्वेश्चन है ए ने बी को मर्डर किया क्या, स्टेट के अकॉर्डिंग, कि हमें स्ट्रगल के निशान दिखे कि वहां खून के धब्बे हैं, कई चीजें बिखरी हुई है, टूटी हुई है, तो वी कैन से इफेक्ट है उस चीज का, या फिर स्टेट ऑफ थिंग्स देख के कहा जा सकता है कि मर्डर ही हुआ है, सुसाइड नहीं है। ए ने बी को पॉइजन दिया या नहीं, तो मान लो कि ए ने जब पॉइजन दिया तो ए को पूरी आदतें पता थी बी की कि कब वो चाय पीता है, कब कॉफी पीता है, कब खाना खाता है, पूरा मौका था उसको पॉइजन देने का। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये भी इसका रिलेशन हो सकता है, इसके पास अपॉर्चुनिटी थी पूरा ये काम करने की। तो दीज आर सम ऑफ द इंस्टेंसेस शो ओकेशन, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी या स्टेट ऑफ थिंग्स। तो दो डायरेक्टली इनका कोई लेना देना नहीं है पर ये रेलेवेंट फैक्ट में आएगी। अब आता है मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट, सेक्शन नंबर 8। देखो मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट कैसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो मोटिव सिर्फ क्या है,
एक इम्पल्स है जो अंदर से आती है। इट कैन बी सेड एज इंड्यूसमेंट फॉर डूइंग एन एक्ट, मतलब ड्राइविंग फोर्स है एक एक्ट को करने के लिए। तो वैसे देखा जाए तो क्राइम के लिए मेंस रिया इज मच मोर इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर मोटिव भी पता चल जाता है तो वो क्या बन जाता है, हमारे लिए रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है। जैसे हमने कहा कि किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को मारा, बाद में उसकी प्रॉपर्टी उसने हत्या ली, तो इसका मतलब हो सकता है वो प्रॉपर्टी का लालच उसको था, दैट इज अ मोटिव। इंटेंशन तो ऑब्वियसली था ही मारने का, जब भी तो मरा है। उसके बाद आता है प्रिपरेशन, तैयारी करना। तो अगर आपकी तैयारी किसी चीज को लेके चल रही है, जैसे मैंने बंदूक खरीदी, मैंने जहर खरीदा, तो ये सब मेरी क्या दिखाता है, प्रिपरेशन टू डू समथिंग, तो ये क्या होगा, रेलेवेंट बन जाएगा। कंडक्ट दो तरीके से होता है, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट। प्रीवियस कंडक्ट मतलब पहले का, सब्सिक्वेंट मतलब बाद का। तो प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी हमारा क्या बन जाता है, रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है। जैसे कि पार्टीज का बिहेवियर ऑफेंस से पहले और पार्टीज का बिहेवियर ऑफेंस के बाद में। कि हीटेड आर्गुमेंट हुआ राम और श्याम के बीच में, उसके बाद राम ने श्याम को मार दिया, तो ये हीटेड आर्गुमेंट क्या है, कंडक्ट। मर्डर के बाद राम का मर्डर हुआ, श्याम गायब है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, तो ये क्या है, सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो इस तरह से ये तीनों चीजें भी क्या बन जाती है, मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट, रेलेवेंट फैक्ट बन जाती है। इलस्ट्रेशन, ए का ट्रायल हुआ बी के मर्डर का। ए फैक्ट कि ए ने सी का मर्डर किया था और बी को इस बारे में पता था, तो बी ने सी को धमकी दी कि मैं बता दूंगा, तो उसने उसको भी मार दिया। तो अब यहां पे ये प्रूव करता है कि पहले से उसको पता था, तो इसलिए उसने मार दिया। ए ने पेमेंट ऑफ मनी मांगा बॉन्ड से, बी डिनाइज द मेकिंग ऑफ बॉन्ड, बाद में पता चला कि पर्टिकुलर पर्पस के लिए बी को पैसा चाहिए था, तो इसका मतलब कंडक्ट था, प्रीवियस कंडक्ट कहीं ना कहीं दिखा, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको पैसा चाहिए था, जरूरत थी, मोटिव यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें मोटिव क्लियरली दिखाई दे रहा है पैसा लेने का। ए इज राइट फॉर मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन, तो हम कह रहे हैं कि ए ने प्रोक्योर किया सेम पॉइजन कहीं से, तो ये क्या दिखाता है, उसकी प्रेपरेशन दिखा रहा है। तो मोटिव है यहाँ पे कंडक्ट है और यहाँ पे प्रेपरेशन आपको दिख रही है। एक डॉक्यूमेंट किसी की है या नहीं है, तो अगर मान लो उसने पहले बहुत सारे वकीलों से कंसल्ट किया और विल के ड्राफ्ट मंगवाए, तो ये प्रूव करता है ना प्रीवियस कंडक्ट है उस पर्सन का कि वो विल बनवाना चाह रहा था, तो मे बी उसने बनवाई हो नहीं विल। ए इज अक्यूज ऑफ अ क्राइम और नॉट, कि बिफोर और आफ्टर द क्राइम उसने क्या किया, लोगों से बात की, बयानों को बदलने की कोशिश की, लोगों को पैसे देके बयानबाजी करवाई, तो ये सारा क्या कहलाएगा, उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट। या फिर इसमें प्रीवियस कंडक्ट भी आता है बिफोर वाला अगर हुआ तो ये सारे क्या दिखाते हैं, कंडक्ट को, प्रेपरेशन को या मोटिव को। अब बात करते हैं फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट। सेक्शन नंबर 9 इससे रिलेटेड है। अब देखो, अपने आप से ये फैक्ट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंट्रोड्यूस करेंगे या सपोर्ट करेंगे किसी एक फैक्ट को, तो इनको हम सपोर्टिंग एविडेंसेस भी कह सकते हैं। सपोर्ट करेंगे या रिब्यूट करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे या किसी की आइडेंटिटी फिक्स करने के लिए या पार्टीज का रिलेशन बताने के लिए। तो चार चीजें याद रख लो कि ये वाले वो फैक्ट्स हैं जो या तो किसी फैक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, सपोर्ट या रिब्यूट करेंगे, किसी पर्सन की आइडेंटिटी मालूम करने के लिए या पार्टीज का रिलेशन किस तरह का उसको बताने के लिए काम में आएंगे। क्वेश्चन इज वेदर ए गिवन डॉक्यूमेंट इज विल ऑफ ए, तो उसकी फैमिली में झगड़ा चल रहा था, झगड़े की वजह से उसने ऐसा किया हो, तो ये हमें क्या बताता है, इंट्रोड्यूस करता है विल का बनाना। A sues B for libel, imputing disgraceful conduct of B. B affirms that the matter alleged to be libelous is true. A ने B पे आरोप लगाया कि इसने मेरा डिफेमेशन किया है और बी ने कहा कि मैंने कोई डिफेमेशन नहीं किया, सच बात है। तो उन दोनों पार्टीज का रिलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या वो फ्रेंड है, क्या उनके बीच में कभी झगड़ा हुआ था, तो क्या ये एक दूसरे का डिफेमेशन कर सकते हैं, ये हमें पता लगा है, तो काम की चीज है। ए इज अक्यूज ऑफ अ क्राइम, तो अगर सून आफ्टर द कमीशन ऑफ क्राइम ए एब्सकॉन्डेड फ्रॉम द हाउस इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8। वैसे तो सेक्शन 8 में सब्सिक्वेंट कंडक्ट है, पर अगर वो ये प्रूव कर देता है कि मैं आया हूं वापस, पर मैं गया किसी अर्जेंट काम से था, सडनली मुझे जाना पड़ा, तो ये क्या होगा, रिब्यूट करने के लिए काम में आ जाएगा। तो समझो इस चीज को कि सेक्शन 8 में मैंने उसको मान लिया सब्सिक्वेंट कंडक्ट, कि किसी का मर्डर हुआ, कोई पर्सन फरार है, हमने माना कि वो शायद इसलिए फरार है क्योंकि उसने ही मारा है। बाद में वो पर्सन आता है, हमने तो मान के बैठे हैं कि वो
क्रिमिनल है या उसी ने कुछ किया है, लेकिन वो इस चीज को रिब्यूट करता है और रिब्यूट करने के लिए कहता है कि अर्जेंसी थी कुछ इसलिए मैं चला गया, मैं प्रूव कर दूंगा, तो ये सब क्या कहलाएगा, रिब्यूट करने के लिए सेक्शन 9 में इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अब आता है स्टेटमेंट अबाउट द फैक्ट्स टू बी प्रूव। एडमिशन इन कन्फेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कन्फेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, एडमिशन पे भी आया हुआ है। दो चीजें हैं, एडमिशन इन कन्फेशन, दैट इज स्टेटमेंट अबाउट द फैक्ट्स टू बी प्रूव। सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिशन की। क्या है एडमिशन? जो भी एक पार्टी कोर्ट में देती है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द केस या फिर बीच में कभी भी, वो क्या कहलाता है, एडमिशन कहलाता है। तो एडमिशन क्या है? स्टेटमेंट गिवन बाय अ पर्सन एडमिटिंग अ फैक्ट विच सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ हिज लायबिलिटी। एडमिशन बेस्ट एविडेंस है उस पर्सन के अगेंस्ट जो वो उसको दे रहा है। ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि पार्टी अगर खुद कुछ कह रही है तो हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि वो ट्रू ही है। कब तक? जब तक कि कोई चीज आए नहीं उसको कैंसिल करने के लिए। तो मैं अगर अपने लिए कुछ कह रहा हूं तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज ट्रू टू द माई नॉलेज, लेकिन अगर कोई दूसरी चीज आ जाती है जो उसको कैंसिल करे तो वो कैंसिल भी हो जाएगा। एडमिशन कई बार रेफरेंस से भी आ सकता है। क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, वेग और एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। बसंत सिंह वर्सेस जानकी सिंह का केस है। इसमें क्या था कि मान लो एक स्टेटमेंट तुमने किसी एक केस में दिया, क्या उसका रेफरेंस से भी दूसरी केस में यूज किया जा सकता है? यस, अभी हमने ऊपर पढ़ा रेफरेंस से जा सकता है। अब मान लो आज की डेट में मैंने एक केस में एडमिशन किया, उस केस में मेरे फेवर में हो गया डिसीजन, नेक्स्ट केस में कोर्ट ने उसी एडमिशन को यूज किया रेफरेंस से। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको मानूं या नहीं मानूं, क्योंकि अभी मैंने इस केस में कुछ भी एडमिट नहीं किया। पर ये बात याद रखना कि पुराने केस पे भी अब इसका इम्पैक्ट आएगा। हम बाद में पढ़ेंगे एस्टोपल का प्रिंसिपल, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अगर एक केस में कोई चीज तुम मान रहे हो और दूसरे में उसके लिए मना कर रहे हो तो इसका मतलब पहले वाले केस में तुमने झूठ बोला था। तो बसंत सिंह वर्सेस जानकी सिंह के केस में यही था। अब बात करते हैं कन्फेशन की। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं इस पे, या फिर हम नॉर्मली शॉर्ट नोट में भी इसको पूछ सकते हैं। 24 to 30 है रिलेटेड इससे। एक्ट डज नॉट डिफाइन अ कन्फेशन बट एडमिशन की ही ये क्या है, एक स्पीसीज है, स्पेशल टाइप ऑफ एडमिशन आप कह सकते हो। कन्फेशन क्या है? स्पेशल फॉर्म ऑफ एडमिशन, जहां पे हर कन्फेशन एडमिशन है पर हर एडमिशन कन्फेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। कन्फेशन कब वैलिड नहीं माना जाएगा और कब वैलिड माना जाएगा? टू अ पर्सन इन अथॉरिटी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सम इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। अगर इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रॉमिस में तुम कन्फेस करते हो कोई चीज तो वो कभी भी वैलिड नहीं मानी जाएगी। पुलिस को दिया गया कन्फेशन कभी भी वैलिड नहीं होगा। एट एनी टाइम व्हेन द अक्यूज्ड इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, या फिर आप पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में हो तो भी ये वैलिड नहीं माना जाएगा। थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस, पुलिस ऑफिसर एंड पुलिस ऑफिसर्स कस्टडी, इसमें ये वैलिड नहीं माना जाता। Thus, a statement made by an accused, if it is an admission, is admissible in evidence. Confession evidence only against maker के होगा and against another person who is being jointly tried. इस चीज को समझना है हमें मेनली, कि अगर मैंने कन्फेशन दिया तो वो मेरे लिए ही दिया है, मेरे ही अगेंस्ट यूज होगा, कभी भी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट यूज नहीं होगा। जैसे मैंने कहा मैंने और उसने मिलके इसको मारा है, तो वो उस जो है सेकेंड पर्सन उस पर ही कन्फेशन नहीं लागू होगा। पर कब हो जाएगा? जब हमारा ज्वाइंट ट्रायल हो। अगर हम दोनों पकड़े गए, दोनों को पुलिस हिरासत में लिया गया, दोनों का केस चल रहा है एक मर्डर में, और मैंने कन्फेस कर दिया कि हम दोनों ने मिलकर मारा है, तब ये हमारे दोनों के खिलाफ यूज हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको क्या मानेंगे? हियर से मान लेंगे। यहाँ हम हियर से मान लेंगे, उसके मुंह से नहीं सुना लेकिन मैंने कह दिया तो ये मान लिया जाएगा। कन्फेशन आर क्लासिफाइड एज जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पे, तो वही कन्फेशन बता के आपको एक्स्ट्रा जुडिशियल बताना पड़ेगा। जुडिशियल जो भी कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने दिए जाए वो जुडिशियल है। एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब किसी अदर पर्सन को दिए जाए वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कहलाएंगे। अब यहाँ पे पुलिस भी आ रहा है, इसको भी समझो कि पुलिस को दिया गया कन्फेशन डायरेक्टली वैलिड नहीं है, इनडायरेक्टली वैलिड कब बन जाता है? जैसे कि मान लो पुलिस को तुमने बयान दिया कि मैंने उस पर्सन का खून किया और मैंने वो मर्डर वेपन वहां पे छुपाया है। अब अगर वो मर्डर वेपन डिस्कवर हो जाता है तो पुलिस तुम्हारे खिलाफ इस चीज को यूज कर सकती है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट मैनर में ये पुलिस के काम आ जाता है। कन्फेशन और एडमिशन में डिफरेंस बिल्कुल बेसिक सी चीज है जो हमने पढ़ी है, वो ही चीज इसमें दी गई है। यू कैन डू दिस इजीली। इलस्ट्रेशन, ए अंडरटेक करता है कि मैं रेंट कलेक्ट कर लूंगा सी से बी के बिहाफ में, बी बाद में इस पे केस कर देता है कि इसने रेंट कलेक्ट नहीं किया। ए डिनाई करता है कि रेंट ड्यू नहीं है, पर ए का स्टेटमेंट बाय सी
एक स्टेटमेंट हमें सी से मिला कि रेंट तो मेरा ड्यू था, तो अब हम ए को लायबल मान सकते हैं कि जैसे ए ने कहा बी से कि मैं तुम्हारे बिहाफ पे सी से रेंट कलेक्ट कर लूंगा, बाद में इसने रेंट कलेक्ट नहीं किया, सी ने इस पे केस किया कि इसने रेंट क्यों नहीं कलेक्ट किया, तो ए ने कहा रेंट ड्यू ही नहीं था, पर हमें बी का स्टेटमेंट ऐसा मिला जो वो ये कह रहा है कि रेंट ड्यू था, तो हम बी की ही मानेंगे ना, क्योंकि एडमिशन है उसका, तो हम उसको मान लेंगे और यहाँ पे इसको यूज कर लेंगे। एक हॉर्स अच्छी कंडीशन में है या नहीं, जो ए ने बी को बेचा है, तो सी ने कहा, ए ने बी से कहा सी से पूछो, तो सी ने कहा हाँ हाँ सही है, तो ये सी का क्या माना जाएगा, एडमिशन। द क्वेश्चन इज बिटवीन ए एंड बी वेदर अ सर्टेन डीड और इज फोर्स्ड और नॉट। एक क्वेश्चन ए और बी के बीच में कि कोई डीड फोर्स्ड है या नहीं है, ए कह रहा है जेन्युइन है, बी कह रहा है फोर्स्ड है, या फिर जैसे भी ये दोनों कुछ भी कह रहे हैं, तो एक के बोलने से काम नहीं चलेगा। पर कभी भी अगर ए ने जैसे कहा जेन्युइन है, बी ने कहा था कि जेन्युइन है, तो ये बी का क्या माना जाएगा, एडमिशन, और ये ए के फेवर में यूज हो जाएगा। तो इस तरह से एक का एडमिशन दूसरे के लिए काम में आ सकता है। ए इज अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम कमिटेड बाय हिम इन एट कलकत्ता। कलकत्ता में कोई क्राइम के लिए ए पे आरोप लगा, ए ने प्रूव कर दिया कि उस दिन मैं कलकत्ता में था ही नहीं, तो ए का ये एडमिशन क्या हो जाएगा, उसके लिए काम आ जाएगा। ए और बी का ज्वाइंट ट्रायल चल रहा है सी के मर्डर का। इट इज प्रूव दैट ए सेड बी एंड आई मर्डर्ड सी, पक्का उसके अगेंस्ट भी यूज हो जाएगा बी के, क्योंकि ज्वाइंट ट्रायल दोनों का चल रहा है। ए का ट्रायल चल रहा है सी के मर्डर का, एविडेंस ऐसा मिला कि सी को मर्डर किया है ए और बी ने, और बी ने कह भी दिया कि मैंने और उसने मिलकर मर्डर किया, पर यहाँ पे अगर ज्वाइंट ट्रायल हुआ तो एक का कन्फेशन दूसरे के अगेंस्ट यूज होगा, वरना नहीं होगा। सेकेंड, स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस, यहाँ पे भी हम हियरसे से काम चलाएंगे। तो हियरसे के ही एक्सेप्शन है, पहला था एडमिशन एंड कन्फेशन, दूसरा आपका आ गया स्टेटमेंट ऑफ पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम विटनेस के तौर पे बुलाए बिना भी काम चला सकते हैं। जैसे कि पहला स्टेटमेंट किससे रिलेट होना चाहिए, फैक्ट इन इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए, तभी उसको एडमिट करना है। इन कैटेगरीज में स्टेटमेंट होना चाहिए, जैसे कि मेड बाय अ पर्सन ड्यू टू हिज डेथ और डाइंग डिक्लेरेशन, इसको हम कह सकते हैं। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, इन द अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर, ओपिनियन ऑन पब्लिक राइट, कस्टम और जनरल इंटरेस्ट, स्टेटमेंट ऑन कमेंसमेंट ऑफ कंट्रोवर्सी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, या फिर विल से रिलेटेड वगैरह कोई स्टेटमेंट हो, या फिर स्टेटमेंट इन एनी विल जिसमें कोई राइट या कस्टम बताया गया हो, स्टेटमेंट बाय अ नंबर ऑफ पर्सन एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन, या एविडेंस गिवन इन जुडिशियल प्रोसीडिंग बिफोर अ पर्सन बिफोर बाय लॉ टू टेक इट, ये सारे क्या मान लिए जाएंगे, रेलेवेंट मान लिए जाएंगे, विटनेसेस को यहाँ पे बुलाया नहीं जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हु आर द पर्सन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस। तो इसमें सबसे पहला आता है डाइंग डिक्लेरेशन वाला, कि किसी की अगर डेथ हो चुकी है तो हम उस पर्सन को ढूंढ के नहीं लाएंगे, या किसी ने कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन करी है, रिकॉर्ड किए, तो उसको ढूंढना जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेज है जहाँ पे हम पर्सन को नहीं बुलाएंगे, स्टेटमेंट से काम चला लेंगे। अब इसकी इलस्ट्रेशन है, उससे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। क्वेश्चन है कि वेदर ए वॉज मर्डर्ड बाय बी, ए डाइज ऑफ इंजरीज ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन व्हेन ही शी वॉज रेविश्ड, और उसको रेविश करने वाला बी था। तो अगर ए ने मरते हुए ये अपने पति को कह दिया कि इस तरह से हुआ था मेरे साथ, तो ये उसका स्टेटमेंट क्या मान लिया जाएगा, वैलिड मान लिया जाएगा, और इसको हम चला लेंगे क्योंकि उसको विटनेस के तौर पे नहीं बुलाया जा सकता। क्वेश्चन इज एज टू द डेट ऑफ एज बर्थ, ए की बर्थ डेट हमें नहीं पता। अब मान लो कोई डिसीज सर्जन है, कोई मरा हुआ सर्जन है, जिसकी एक डायरी थी जिसमें हमें डेट मिली कि इस दिन ए की मदर मेरे पास आई थी और मैंने उसको अटेंड किया था और उसके बेटा हुआ था, तो ये हम डेट मान लेंगे, ये उसकी सही मान लिया जाएगा स्टेटमेंट। ए और बी लीगली मैरिड है या नहीं, तो मान लो किसी क्लर्जीमैन, डिसीज्ड क्लर्जीमैन की डायरी में एंट्री है कि उस दिन मैंने इसकी शादी करवाई थी जब ओकेजन पाप जैसा था, मतलब ऐसा कुछ हो रहा था जिसकी वजह से सेलिब्रेशन नहीं कर पाए, लेकिन मैंने शादी तो करवाई थी। ए जो मर चुका है वो बी का फादर था या नहीं, तो अगर ए ने कभी भी ये स्टेटमेंट दिया कि मैं ही बी का फादर हूं, तो ये वैलिड मान लिया जाएगा। ए ने लाइबल के लिए केस करा बी पे, जो उसकी दुकान की विंडो में लगा है, तो आने जाने वाले सब देख देख के करे अरे ये क्या लिख दिया, ये क्या छाप दिया, तो ये अपने आप से प्रूव हो जाएगा, उन सबको विटनेस में बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये सारे वो लोग थे जिनको हम विटनेस के तौर पे नहीं बुलाते, बिना बुलाए भी काम चला सकते हैं। स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेज, ये भी किस में आएगा, हियरसे में आएगा। जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट की एंट्रीज हो गई, या फिर केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, जो अपने आप में सफिशिएंट है, जिनसे काम चलाया जा सकता है। पब्लिक या ऑफिशियल रिकॉर्ड हो गई, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो गई, जो गवर्नमेंट बनाती है, वो भी ऐसे ही चला लिए जाएंगे, उसके लिए विटनेस बुलाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे आधार कार्ड, वोटर कार्ड और ये सब एविडेंस में इंक्लूडेड होते हैं। सेक्शन 36 कहता है कोई मैप, चार्ट वगैरह अगर पब्लिश हुआ है तो वो भी एज इट इज चला लिया जाएगा, कोई उस पर क्वेश्चन नहीं उठाएगा। सेक्शन 37 कहता है स्टेटमेंट एज ऑफ पब्लिक नेचर कंटेन्ड इन सर्टेन एक्ट और नोटिफिकेशन, अगर किसी एक्ट में कुछ लिखा है, कोई नोटिफिकेशन में कुछ आया है, तो उसके लिए विटनेस बुलाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 38 की फॉरेन लॉ पे अगर कुछ है, तो अगर फॉरेन लॉ की कोई बुक में कुछ लिखा है तो वो कंसीडर कर लिया जाएगा स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में। तो ये सारी चीजें वो हैं जिनमें हम विटनेस नहीं बुलाते, हम ऐसे ही विटनेस को बुलाए बिना काम चला लेते हैं स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में। ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट इंपॉर्टेंट है, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट क्वेश्चन आ चुका है। जनरल रूल इज दैट कि हम नॉर्मली उसी को रेलेवेंट मानते हैं जो केस में इन्वॉल्व हो, पर कई बार हमें एक्सपर्ट को भी केस में बुलाना पड़ता है। जैसे ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट सेक्शन नंबर 45, किन किन मामलों में ले सकते हो ओपिनियन एक्सपर्ट का, जैसे कि ए की डेथ हुई पॉइजन से, तो डेथ के बाद हम पोस्टमार्टम कराएंगे किससे, डॉक्टर से, तो डॉक्टर का यहाँ ओपिनियन बन जाएगा रेलिवेंट, क्योंकि वो एक्सपर्ट है इस फील्ड में। सर्टेन डॉक्यूमेंट वाज रिटन बाय ए, मुझे कैसे पता होगा, तो हमने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की हेल्प ली और उससे ये पता लगवाया, तो यहाँ ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट रेलिवेंट बन जाएगा। तो एक्सपर्ट ओपिनियन फॉरेन लॉ में हो सकता है, साइंस में हो सकता है, आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग, फिंगर इंप्रेशन वगैरह में ये एक्सपर्ट ओपिनियन आ सकता है। Facts which support or are inconsistent with the opinion of expert are also made relevant, section 46। अब देखो एक्सपर्ट का ओपिनियन लेने के बावजूद हमें अगर कोई ऐसे फैक्ट मिलते हैं जो उसको या तो सपोर्ट करते हैं या उसको रिब्यूट करते हैं, वो भी यहाँ पे रेलिवेंट बन जाएंगे। मान लो एक एक्सपर्ट का हमने ओपिनियन लिया, उसने पैसे खा के कुछ झूठा ओपिनियन दे दिया, अब हमने दूसरा ओपिनियन लिया तो वो दूसरा वाला भी रेलिवेंट बन जाएगा, क्योंकि वो उसको रिब्यूट कर रहा होगा। Others, in addition to the opinion of expert, opinion of any other person is also relevant in following cases। कुछ केसेस में अदर पर्सन का ओपिनियन भी रेलिवेंट बन जाता है। जैसे कि हैंडराइटिंग की अगर नॉलेज मेरे को है अच्छे से तुम्हारी, तो मेरे से भी पूछा जा सकता है कि हैंडराइटिंग उस पर्सन की है या नहीं है। 47A, सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर के मामलों में डिजिटल सिग्नेचर जिसने दिया है उसका ओपिनियन लेना भी यहाँ पे वैलिड मान लिया जाएगा। सेक्शन 48, अगर कोई जनरल राइट या कस्टम है जिसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं है, तो उसी कम्युनिटी के किसी पुराने पर्सन से पूछा जा सकता है। कोई वर्ड्स अगर किसी पर्टिकुलर सेंस में किसी एरिया में यूज होते हैं तो हमें नहीं पता, पर उन लोगों को तो पता होगा, हम उनसे पूछ सकते हैं। ओपिनियन एक्सप्रेस बाय कंडक्ट एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप बाय पर्सन बाय मींस ऑफ नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट, अगर मैं किसी का फ्रेंड हूँ, कॉमन फ्रेंड हूँ, मेरे को उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है, तो मेरी ओपिनियन यहाँ पे क्या बन जाएगी, रेलिवेंट। दो आई एम नॉट एक्सपर्ट, पर उनका मामला जो भी है वो मुझे नॉलेज में है, तो मैं वहां भी बता सकता हूँ। तो ये वो अदर पर्सन है जिनका भी ओपिनियन हमारे लिए क्या बन जाता है, रेलिवेंट बन जाता है। फैक्ट ऑफ विच एविडेंस कैन नॉट बी गिवन, प्रिविलेज कम्युनिकेशन, इस पे से भी क्वेश्चन आया है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है और वैसे नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है। अब पहला इसमें आता है प्रिविलेजेस ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट, कि भाई एक जज या मजिस्ट्रेट को क्या प्रिविलेजेस मिले। तो एक जज या मजिस्ट्रेट को कभी भी सेम कोर्ट में विटनेस नहीं बनाया जा सकता, उनको दूसरी कोर्ट में विटनेस बनाया जा सकता है जब उनके ऊपर किसी तरह के एलिगेशन लगे। तो एक जज या मजिस्ट्रेट कभी भी वो सब चीजें डिस्क्लोज नहीं करेगा जो उसको पता चलेगी, वो एविडेंस किसी चीज का नहीं देगा, ये प्रिविलेज में है। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, इसको अच्छे से समझना कि मैरिज में कम्युनिकेशन हुआ है तो शादी की डेट से लेकर डाइवोर्स की डेट तक का, मतलब शादी से पहले वाला कोर्टशिप पीरियड, वो एंगेजमेंट से मैरिज तक का, और डाइवोर्स के बाद वाला पीरियड प्रिविलेज में नहीं आएगा। तो जब भी स्पाउसेस के बीच में, ये बनाया क्यों गया, डोमेस्टिक पीस और कॉन्फिडेंस बिटवीन द स्पाउसेस के लिए, कि जब हस्बैंड एंड वाइफ है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशनशिप है, विश्वास वाला है, तो उन लोगों को हम एक दूसरे के खिलाफ एविडेंसेस नहीं देने देंगे। तो अगर हस्बैंड ने कुछ गलती की, वाइफ के सामने उस चीज को कन्फेस किया, तो वाइफ कभी भी उसका एविडेंस नहीं दे सकती। पर याद रखना ये सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ मैरिज तक ही काम करेगा। ऑफिशियल कम्युनिकेशन, कोई पब्लिक ऑफिसर कंपेल्ड shall be compelled to made to him in public confidence when he considered that public interest would suffer from such disclosure, कि अगर कोई पब्लिक ऑफिसर है उसको हम कंपेल नहीं कर सकते कि कोई ऐसी न्यूज वो रिवील करे जो डिस्क्लोजर से मना है, तो वो कभी भी इसको डिस्क्लोज नहीं करेगा, ये एविडेंस नहीं बनेगा। एविडेंस एज टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट, जैसे कि मान लो
कोई भी अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है तो अभी तक पब्लिश नहीं हुए ना, तो उसका कभी भी एविडेंस नहीं बनाया जा सकता। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, इसी पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, और एक सिचुएशन देके पूछा गया था क्या डिस्क्लोज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये जैसे लॉयर और क्लाइंट के बीच का, कि मान लो तुम मेरे लॉयर थे, मैंने तुम्हें सब कुछ बताया उस केस में, बाद में तुम ही केस में मेरे खिलाफ जाके गवाही देते हो तो तुम अलाउड नहीं हो, तो ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन क्या है? प्रिजम्पशन बेसिकली क्या है कि दो तरह के हो सकते हैं, मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम। शैल प्रिज्यूम किसके प्रिजम्पशन है और मे प्रिज्यूम किसके हैं? शैल प्रिज्यूम लॉ के प्रिजम्पशन है और मे प्रिज्यूम प्रिजम्पशन है फैक्ट के, पर ये दोनों इररिब्यूटेबल है। तो फिर कोर्ट किस पे काम करता है? कंक्लूसिव प्रूफ पे। जब तक कंक्लूसिव प्रूफ हमें नहीं मिलता तब तक हम एक केस को डिसाइड नहीं कर सकते। तो शैल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम चलेंगे तो सही, पर वो बाद में जाके रिब्यूट भी हो सकते हैं। तो जैसे मान लो एक आदमी ने एक स्पीडली कार को जाते हुए देखा और कुछ दूरी पर एक दूसरा आदमी गिरा हुआ था, तो उसने सोचा कि ये ही आदमी ने पक्का टक्कर मारी होगी, तो ये किसका प्रिजम्पशन है? फैक्ट का। लॉ के भी कई सारे प्रिजम्पशन हो सकते हैं, वो हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम कहते हैं कि एक जज कभी भी गलत काम नहीं कर सकता, एक पुलिस वाला कभी भी गलत काम नहीं कर सकता, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, पर ये भी रिब्यूट हो सकते हैं। लेकिन कॉन्क्लूसिव प्रूफ ये ऐसी चीज है जो इररिब्यूटेबल है, जिसको रिब्यूट नहीं किया जा सकता, कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो डिसीजन लेने के लिए हमें क्या चाहिए? कॉन्क्लूसिव प्रूफ चाहिए। अब आता है एस्टॉपल। एस्टॉपल जनरल रूल है जो कहता है कि एक इंसान को अपनी बात से मुकरना नहीं चाहिए। एस्टॉपल पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। एस्टॉपल को कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर मैं अपनी बात एक आज के दिन कोर्ट में करता हूं तो नेक्स्ट डे मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, एस्टॉपल मुझे मना करता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो पर्सन अपनी बातों को बार बार बदल रहा है उसको हम एविडेंस नहीं बना सकते। तो एक इंसान एक साथ गर्म या ठंडा दोनों नहीं हो सकता, एप्रोबेट या रिप्रोबेट नहीं कर सकता, एक बार कोई चीज कह रहा है दूसरी बार कोई चीज कह रहा है, ऐसा अलाउ नहीं होगा। सूरज चंद्र वर्सेस गोपाल चंद्र के केस में डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल को इसी तरह से देखा गया कि अगर किसी ने कोई कंडक्ट किया तुम्हारे सामने और तुम्हें इंड्यूस किया कि तुम वो काम कर लो, बाद में वो पर्सन कहता है कि मेरे कहने से थोड़ी ना किया है, तो वो पीछे नहीं हट सकता। जैसे कि मैंने तुमसे पूछा यार शर्मा जी कैसे मुझे उनका घर खरीदना है, तुमने कहा यार शर्मा जी तो बहुत बढ़िया आदमी, खरीद लो उनका घर, बाद में मेरे साथ गलत हो गया एंड देन यू सेड मेरे कहने से थोड़ी ना लिया था। तो अब एस्टॉपल का प्रिंसिपल तुम्हें इस चीज से मना करता है, अगर पहले कहा था तो अभी भी उस चीज को मानो। दूसरा एक केस है मोरी बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष। इस केस में क्या था कि जैसे माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यू ऑल नो दिस थिंग। अब मान लो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया, बाद में मना ऐसे किया जाता है अच्छा ये माइनर था मुझे तो पता ही नहीं था। तो एस्टॉपल का प्रिंसिपल कहता है यू कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट। अगर तुम्हें पहले से इस चीज की नॉलेज थी तो यहाँ पे इस चीज को यूज कर लेना चाहिए। बीजू पटनायक वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साई राम कॉलेज, इसी को तुम एस्टॉपल में याद रख लेना, इसी के बेसिस पे तुम आंसर लिख सकते हो। देखो जब एक कॉलेज ने बच्चों का एडमिशन लिया ये बोल के कि अगर तुम हमारे इस वन टाइम स्कीम में एडमिशन लेते हो तो हम तुम्हें डिग्री प्रोवाइड कराएंगे, एक एग्जाम देना पड़ेगा। बच्चों ने वो एग्जाम दिया, रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ, लेकिन डिग्री देने से कॉलेज ने मना कर दिया कि हम डिग्री इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमें दूसरे कोर्सेज भी तुम्हें करवाने हैं, तो दूसरे कोर्स करोगे जब भी डिग्री मिलेगी। बच्चों ने केस किया तो ये बोला गया कि यूनिवर्सिटी ने अगर पहले डिग्री देने के लिए कहा है तो अब ये मना नहीं कर सकती, प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल इस पे भी काम करेगा। तो हम क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल एक ऐसी चीज है जो कोर्ट में बोली गई बातों को सही प्रूव करने के लिए काम आता है। तो इसीलिए कोर्ट में सब चीजें एफिडेविट पे ली जाती है, सेल्फ डिक्लेरेशन लिया जाता है, जिससे कि कोई पर्सन उस बात से मुकर नहीं सके। अब यहाँ पे काइंड्स ऑफ एस्टॉपल बताया गया, एस्टॉपल बाय अटेस्टेशन, एस्टॉपल बाय कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्टिव एस्टॉपल बाय इलेक्शन, इक्विटेबल एस्टॉपल, एस्टॉपल बाय नेग्लिजेंस एंड एस्टॉपल बाय साइलेंस। तो ये सारे एस्टॉपल के टाइप्स है। अटेस्टेशन मतलब अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट पे साइन किया, बाद में मैं ये कहता हूँ कि मैंने तो देखा ही नहीं था डॉक्यूमेंट में क्या था, तो अब तुम मना नहीं कर सकते, चेक करना चाहिए था साइन करने से पहले। एस्टॉपल बाय कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ गलत हुआ तुम कहते हो अच्छा इसमें ये था मुझे तो पता ही नहीं था, तो एस्टॉपल बाय कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्टिव एस्टॉपल मतलब एस्टॉपल कभी भी नेगेटिव सेंस में यूज नहीं होता। एस्टॉपल ये कहता है कि एस्टॉपल तुम्हारे फायदे की चीज है, अगर तुम आज कोई चीज कह रहे हो तो सोच समझ के कहो ताकि फ्यूचर में तुम्हारे अगेंस्ट यूज ना हो। एस्टॉपल बाय इलेक्शन, अगर मैंने किसी चीज को चुना है तो बाद में खराब निकलने पर मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इस चीज को चुना नहीं था।
एस्टोपल इक्विटेबल वाला कौन सा है? इक्विटेबल एस्टोपल मतलब एस्टोपल एक साइड पे वर्क नहीं करता है कि मैं अगर प्लेंटिफ हूं तो मेरी साइड वर्क करेगा, डिफेंडेंट की साइड वर्क नहीं करेगा, दोनों साइड पे एस्टोपल का प्रिंसिपल इक्वली अप्लाई होगा। नेग्लिजेंस में एस्टोपल की तुमसे कोई गलती हो गई, बाद में तुम कहो अच्छा अच्छा मैंने नहीं किया, ये मुझसे नहीं हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था, तो ये चीज आप मना नहीं कर सकते। एस्टोपल बाय साइलेंस कि अगर तुम चुप रहे किसी केस में और बाद में कहते हो कि मुझे बोलना था पर तुमने बोलने नहीं दिया, तो यू कैन नॉट से दैट थिंग। तो ये सारे एस्टोपल के टाइप्स है। अब देखो इस चैप्टर में तुमने ये चीज नोटिस की होगी कि बहुत सारे टॉपिक्स पे से क्वेश्चन आए हैं और हर बार कुछ नया ही आ रहा है, रिपीट कम हो रहे हैं, नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं। वैसे चैप्टर बहुत छोटा है, इजी टू अंडरस्टैंड है, बस तुम थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान दे लेना। और क्वेश्चन जो आए हुए मैंने साथ साथ डिस्कस कर लिए हैं, तो नाउ इट बिकम्स योर ड्यूटी टू डू द सेम। ओके, थैंक यू सो मच।